नमस्कार दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया ने पहली बार परमाणु बम की विनाशकारी शक्ति को देखा, जब अमेरिका ने पहली बार फैट मैन और लिटिल बॉय नाम के दो परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए। इस भारी तबाही के बाद जापान ने एक सप्ताह के भीतर बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और एलाइस पावर ने द्वितीय विश्व युद्ध जीत लिया। तभी दुनिया के बाकी देशों ने परमाणु बम की अहमियत समझ ली थी। उन्हीं दिनों हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी परमाणु अनुसंधान पर काम कर रहे थे और भारत को परमाणु शक्ति बनाने में जुटे थे। सरकार ने उन्हें कभी भी परमाणु बम बनाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन उनकी इस बात को सरकार ने तब माना जब 1962 में चीन ने भारत पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें भारत की हार हो गई। इसके बाद 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। भारत अभी इस हार से उभरा भी नहीं था कि 1965 और 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। और तो और, इन्हीं दिनों 1971 के युद्ध के दौरान ब्रिटिश नौसेना का बेड़ा अरब सागर से और अमेरिकी नौसेना का बेड़ा बंगाल की खाड़ी से भारत को घेरने की कोशिश करने लगे थे। ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने हमला कर दिया होता तो हम 3 मोर्चों पर लड़ाई में फंस जाते, जहां जमीन पर पाकिस्तान, बंगाल की खाड़ी में अमेरिका और अरब सागर की तरफ से यूके हमें उलझा देते। इस स्थिति में भारत ने तुरंत ही सोवियत संघ को संदेश भेजकर मदद मांगी। फिर सोवियत संघ के नौसेना के जहाज तुरंत ही भारत की सुरक्षा के लिए निकल पड़े। जैसे ही यूके को इस बात का पता चला, उन्होंने बिना देर किए मेडागास्कर की तरफ रुख कर लिया। अमेरिकी नेवल टास्क फोर्स 74 अपने 75,000 टन की क्षमता और 70 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ बंगाल की खाड़ी में उतरने की तैयारी कर रहा था। वहीं हमारा आईएनएस विक्रांत भी 20,000 टन की क्षमता और 20 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार था। लेकिन सोवियत संघ अपनी नौसेना, क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स और परमाणु हथियारों के साथ भारत के समर्थन में आ खड़े हुए। तब जाकर अमेरिकी नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में प्रवेश नहीं किया। 1971 में भारत की जीत के पीछे सोवियत संघ की भूमिका बहुत बड़ी थी। इस दौरान भारतीय नेताओं को यह महसूस हुआ कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का सामना करने के लिए परमाणु हथियार जरूरी हैं। जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, तभी से होमी जहांगीर भाभा जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस नेताओं से यह कहते आए थे कि हमें भी परमाणु शक्ति के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। उनका मानना था कि विनाशकारी बम बनाने के अलावा हम शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नेहरू भी काफी दिलचस्पी रखते थे। इसीलिए उन्होंने इस परमाणु परियोजना को पीसफुल डेवलपमेंट के नाम पर मंजूरी दी थी। लेकिन उन्होंने डॉक्टर भाभा से कहा था कि एटॉमिक रिसर्च को केवल बिजली उत्पादन तक ही सीमित रखा जाए। डॉक्टर भाभा ने 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे की स्थापना की, ताकि भारत में मल्टीडिसिप्लिनरी न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम को आकार दिया जा सके। यह भारत के एटॉमिक प्रोजेक्ट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। लेकिन 1966 में भाभा की प्लेन क्रैश में मृत्यु के बाद इस कार्य को अन्य वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। उसी समय एईईटी का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने मिलकर भारत के पहले परमाणु प्रोजेक्ट को आकार दिया। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आजादी के बाद भी भारत एक कठिन दौर से गुजर रहा था। न तो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी और न ही इस क्षेत्र में प्रगति करने के लिए पर्याप्त बजट। हालात इतने खराब थे कि देश अमेरिकी और सोवियत संघ की ह्यूमैनिटेरियन एड पर निर्भर था। भारत की आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जी रही थी। इसी बीच यूएसएसआर, यूके और फ्रांस उन देशों में शामिल हो गए थे जो सफलतापूर्वक परमाणु हथियार बना और उनका परीक्षण कर चुके थे। इसके बाद चाइना ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और इस तरह चाइना भी परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया। अब दुनिया में 5 ऐसे देश थे जिनके पास परमाणु बम थे। भले ही भारत इस सूची में नहीं था, लेकिन दुश्मन देश चाइना के इस सूची में शामिल होते ही भारत पर भी दबाव बन गया कि वह जल्द से जल्द परमाणु बम विकसित करे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि 1962 में भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद को लेकर साइनो इंडियन युद्ध हुआ था। इस युद्ध में न केवल भारत को हार का सामना करना पड़ा, बल्कि हजारों सैनिक शहीद हो गए और 38,000 वर्ग किलोमीटर की इंडियन टेरिटरी भी चाइना के कब्जे में चली गई। इसके अलावा भारत को चाइना के परमाणु प्रोजेक्ट की जानकारी 1961 में ही मिल गई थी। इसके बाद युद्ध और संघर्ष ने भारत को परमाणु शक्ति बनने पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी और ताकतवर पड़ोसी देश भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका था। कई विशेषज्ञ मानते थे कि रक्षा और विकास में यदि भारत पीछे रहा तो चाइना के साथ अगली लड़ाई भारत के लिए बेहद महंगी साबित हो सकती है। इसी सुरक्षा खतरे के चलते भारत ने भी परमाणु हथियारों की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध भी भारत के पहले परमाणु परीक्षण के लिए एक प्रमुख कारण बना। इस युद्ध में हमारे दुश्मन पाकिस्तान को चाइना का पूरा समर्थन मिला था, जबकि अमेरिका ने भी भारत का समर्थन नहीं किया और पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भर होना और अपना परमाणु परीक्षण करना ही भारत के लिए आखिरी विकल्प था। हालांकि अपने समय में पंडित नेहरू ने परमाणु कार्यक्रम को पीसफुल डेवलपमेंट के नाम पर मंजूरी दी थी, लेकिन संसद में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि भारत कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन यह फैसला तब बदल गया जब सत्ता की बागडोर लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में आई। 1966 आते आते रूलिंग पार्टी और सभी वैज्ञानिकों का यह मानना था कि भारत को परमाणु हथियारों में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। दूसरी ओर यूएसएसआर, यूएस, यूके, फ्रांस और चाइना ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई, जिसमें यह कहा गया कि एनपीटी के सदस्य परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी को बढ़ने से रोकेंगे। उनका यह भी कहना था कि वे किसी भी अन्य देश को इस खतरनाक हथियार को बनाने नहीं देंगे। इस दोहरी नीति से भारत नाराज हो गया और इसलिए उसने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया और यह निर्णय लिया कि भारत भी अपना परमाणु बम बनाएगा। इसी बीच लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जब 1966 में इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने भी निर्णय लिया कि भारत परमाणु बम बनाने पर काम जारी रखेगा। 1972 में जब इंदिरा गांधी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के दौरे पर गईं, तो उन्होंने परमाणु बम के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। इस प्रोजेक्ट पर वेस्टर्न देशों की कड़ी नजर थी। यूएस से लेकर यूएसएसआर तक कोई भी यह नहीं चाहता था कि भारत भी न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा बने। खुद परमाणु बम बनाकर दूसरे देशों को आंख दिखाने वाले वेस्टर्न नेशंस नहीं चाहते थे कि कोई और भी इस खतरनाक शक्ति का मालिक बने। इन चुनौतियों के बीच परमाणु बम बनाने का काम दो टीमों को सौंपा गया था। पहली टीम को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर राजा रमन्ना लीड कर रहे थे, जबकि दूसरी टीम को डीआरडीओ के डायरेक्टर बीडी नाग चौधरी लीड कर रहे थे। इसके अलावा पीके अयंगर और राजगोपाल चिदंबरम जैसे वैज्ञानिक भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। दोनों टीमों को मिलाकर कुल 75 वैज्ञानिक और इंजीनियर इस काम पर लगे हुए थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट की जानकारी केवल 3 लोगों को ही थी, जिनमें पहली खुद इंदिरा गांधी थीं। मिशन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को भी इस प्रोजेक्ट की जानकारी से बाहर रखा गया था। जैसे जैसे प्रोजेक्ट डेवलप होता गया, वैसे वैसे डिवाइस को बनाने के लिए साइंटिस्टों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके सामने सबसे पहले परेशानी यह थी कि डिवाइस के लिए प्लूटोनियम भारत में उपलब्ध नहीं था, क्योंकि ट्रॉम्बी का फिनिक्स प्लूटोनियम प्लांट पहले ही बंद हो चुका था और बचा हुआ प्लूटोनियम पूर्णिमा न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल हो रहा था। इसीलिए 1973 में पूर्णिमा को शट डाउन कर दिया गया ताकि वहां से प्लूटोनियम लेकर न्यूक्लियर टेस्ट में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा प्रोजेक्ट में न्यूट्रॉन इनिशिएटर को बनाने में वैज्ञानिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, पर भारत में इस हिस्से को बनाने की जिम्मेदारी वासुदेव के अय्या को सौंपी गई। अंततः उन्होंने इसे बनाकर तैयार कर लिया। जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया, तब डिजाइन को आखिरी बार एक्सपेरिमेंट के जरिए वेरीफाई किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया था टिकलिंग द ड्रैगन टेल। अब वैज्ञानिक संतुष्ट थे
कि उनका बनाया हुआ डिवाइस पूरी तरह से सही है, इसलिए न्यूक्लियर टेस्टिंग को मंजूरी दे दी गई थी। टेस्टिंग के लिए वैज्ञानिकों की पहली पसंद पोखरण रेंज थी, क्योंकि परीक्षण एक ऐसे क्षेत्र में किया जाना था जहां आसपास कोई आबादी न हो, और यह सभी शर्तें राजस्थान के थार रेगिस्तान पर पूरी तरह से लागू होती थीं। इसलिए जैसलमेर और जोधपुर के बीच पोखरण को परीक्षण स्थल के रूप में चुना गया था। यहां परीक्षण के लिए सबसे पहले एक गहरे शाफ्ट की आवश्यकता थी, जिसे खोदने की जिम्मेदारी पास में स्थित सेना की रेजिमेंट को दी गई थी। खुदाई का यह काम परीक्षण के कुछ दिनों पहले तक चलता रहा। इसके बाद शाफ्ट के पास ही डिवाइस को पूरी तरह असेंबल किया गया और परीक्षण को देखने के लिए सभी सदस्य बंकर में चले गए। अब सभी सदस्यों के मन में एक ही सवाल था कि आखिरकार डेटोनेटर का बटन दबाकर परीक्षण को अंजाम कौन देगा। अंततः यह निर्णय लिया गया कि जिसे डेटोनेटर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी वही बटन दबाएगा। इस प्रकार प्रणब दस्तीदार ने ही बटन दबाया। इसके बाद परमाणु विस्फोट हुआ। अच्छी बात यह थी कि बम इम्प्लोसिव था और परीक्षण जमीन के नीचे किया गया था, इसलिए रेडिएशन के हवा में फैलने का डर कम था और साथ ही बम 12 किलोटन क्षमता का था, इसलिए विस्फोट ज्यादा विनाशकारी नहीं था। लेकिन इस विस्फोट के साथ ही दुनिया को पता चल गया कि भारत भी अब परमाणु हथियार बनाने की क्षमता रखता है। भारत के इस पहले परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, और जब इंदिरा गांधी जी को फोन पर परीक्षण की जानकारी दी गई थी तो उनसे कहा गया था कि बुद्ध मुस्कुरा गए हैं, यानी कि परमाणु परीक्षण सफल हुआ है। अखबारों में छपी इस खबर से अमेरिका की नींव हिल गई थी। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि भारत ने अमेरिका से छुपाकर परमाणु परीक्षण कर लिया, और वह भी उसके नाक के नीचे से। कुछ ऐसा ही प्रतिक्रिया कनाडा की भी थी, जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। दरअसल परीक्षण के लिए जिस प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ था वह कनाडा द्वारा स्थापित वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी से ही उत्पन्न किया गया था। अपने बयान में कनाडाई प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर भविष्य में भारत ने प्लूटोनियम का उपयोग परमाणु उपकरण बनाने में किया तो कनाडा और भारत के बीच होने वाले परमाणु सहयोग पर असर पड़ेगा, और हुआ भी ऐसा ही। परीक्षण के तुरंत बाद ही कनाडा ने भारत के साथ बनने वाले रिएक्टर प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए, और इसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां अपने पक्ष को बचाव करते हुए इंदिरा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत का उद्देश्य परमाणु हथियार बनाने का नहीं था। ये केवल एक पीसफुल एक्सप्लोजन था, जो कि फिशन टेस्ट था। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर भारत परमाणु हथियार बना सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य परमाणु हथियारों का उपयोग केवल पीसफुल पर्पस के लिए करना है। इस कार्रवाई के बाद हमारे देश पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे। बाकायदा CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को जारी किया गया था, जिसके तहत यह नियम बनाया गया था कि किसी भी देश या व्यक्ति को परमाणु परीक्षण करने की अनुमति नहीं है। इससे दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही भारत को रोकने के लिए NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी गठन किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि कोई भी देश बिना अनुमति के यूरेनियम की सप्लाई नहीं कर सकता है। विशेष रूप से भारत को परमाणु संबंधित संसाधनों की आपूर्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। पश्चिमी देशों ने भारत पर चारों ओर से दबाव बनाया कि वह CTBT पर हस्ताक्षर करके परमाणु शक्ति बनने का सपना छोड़ दे। इसके अलावा कनाडा ने भी भारत के सामने एक नई प्रोलिफरेशन पॉलिसी पेश की, जिसका भारत सरकार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारी विरोध किया। जाहिर था कि अगर हम उस समय किसी भी संधि को स्वीकार कर लेते तो फिर कभी परमाणु परीक्षण नहीं कर पाते। इसलिए नाराज होकर कनाडा ने भारत से अपना समर्थन वापस ले लिया। तब कनाडा के प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो ने कहा था कि भारत का यह परमाणु परीक्षण भारतीय उपमहाद्वीप में एक न्यूक्लियर रेस को जन्म देगा और अन्य देशों को भी परमाणु बम बनाने में मदद करेगा। इसीलिए भारत और कनाडा के बीच सभी परमाणु सहायता बंद कर दी गई। लेकिन भारत ने हिम्मत नहीं हारी और न ही अपने देश के परमाणु हथियार परियोजना को बंद किया। इस बीच यह खबर भी सामने आई
कि पाकिस्तान भी सीक्रेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है और जल्द ही पाकिस्तान भी अपना एक परमाणु परीक्षण करने वाला है। अब यह स्पष्ट हो गया था कि भारत को जल्द ही परमाणु परीक्षण करना होगा और इस बार खुलकर खुद को परमाणु शक्ति साबित करना होगा। हमारे पहले परीक्षण से यह तो स्पष्ट हो गया था कि भारत भी परमाणु हथियार बना सकता है, लेकिन अभी तक हमने कोई परमाणु हथियार तैयार नहीं किया था। पोखरण के पहले परीक्षण में हमने केवल एक डिवाइस को डेटोनेट किया था, लेकिन इस फिशन टेस्ट से बम बनाना अभी बाकी था। 1988 के चुनाव में जनता दल विजयी होती है, लेकिन सत्ता में आने वाले किसी भी प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड क्रिटिसिज्म के डर से परमाणु परियोजना को मंजूरी नहीं दी। 1991 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पीवी नरसिम्हा राव को मिली, जिन्होंने एक बार फिर पोखरण में परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू करवाई, लेकिन उनसे गलती यह हुई कि उन्होंने परियोजना की गोपनीयता पर ध्यान नहीं दिया और इसी कारण अमेरिकी स्पाई सैटेलाइट को पोखरण में होने वाले दूसरे परमाणु परीक्षण की भनक लग गई। यहां एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत पर जियोपॉलिटिकल दबाव बनाकर परमाणु परीक्षण को रुकवा दिया। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को फोन कर स्पष्ट किया कि अगर यह परीक्षण हुआ तो भारत को इसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन इतने बड़े विवाद के बाद भी भारत ने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। इसके बाद प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता संभालते ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और आर चिदंबरम के साथ साथ भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों को परमाणु हथियारों की परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने वैज्ञानिकों को पूरी छूट दी कि वे जो चाहे करें, लेकिन इस परीक्षण को कम से कम समय में सफलतापूर्वक पूरा करें। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी सरकार केवल 13 दिनों में ही गिर गई और यह परियोजना फिर टल गई। फिर 1998 में दोबारा सत्ता में आते ही परमाणु परीक्षण को गो अहेड दिया। इस काम में डीआरडीओ के प्रमुख एपीजे अब्दुल कलाम, बीएआरसी के प्रमुख अनिल काकोडकर और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के प्रमुख आर चिदंबरम का सबसे बड़ा योगदान रहा। इस परीक्षण को करने में सबसे बड़ी चुनौती साइक्रेसी की थी। जाहिर है कि सीआईए की नजरों के नीचे पोखरण में परीक्षण की तैयारी करना आसान नहीं था। दरअसल पोखरण एक खुला रेगिस्तान था, जहां छोटी से छोटी हलचल भी पकड़ में आ सकती थी। ऐसे में एक बड़े परमाणु परीक्षण को अंजाम देना एक बड़ा चैलेंज था। साथ ही भारत को यह परीक्षण केवल अमेरिका से ही नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और अन्य देशों की निगरानी से भी बचकर करना था। ऐसे में इस काम के लिए भारतीय सेना की 58 इंजीनियरिंग रेजिमेंट को चुना गया था, जिनके कंधों पर न केवल परीक्षण स्थल को तैयार करने की जिम्मेदारी थी, बल्कि उसकी गोपनीयता बनाए रखने की भी जिम्मेदारी थी। भारतीय सेना ने इस मिशन को बखूबी निभाया। सैटेलाइट और सीआईए की नजरों से परीक्षण को बचाने के लिए सेना ने रेत के टीलों का सहारा लिया। साथ ही उन्होंने ऐसे पैंतरे अपनाए कि परीक्षण की खबर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के कानों तक भी नहीं पहुंच पाई। परीक्षण स्थल पर जो भी वैज्ञानिक और इंजीनियर काम करते थे, वे एक दूसरे से कोड वर्ड्स में बात करते थे। साथ ही असली नाम की बजाय वे कोड नेम का इस्तेमाल करते थे। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता था, वहीं आर चिदंबरम को मेजर जनरल नटराज कहकर बुलाया जाता था। सभी वैज्ञानिकों के लिए निर्देश थे कि वे परीक्षण स्थल पर सेना की वर्दी में ही काम करें। इसके अलावा परीक्षण स्थल पर ज्यादातर काम रात में ही किया जाता था, क्योंकि रात में अंधेरे के कारण सैटेलाइट की विजन क्षमता पर प्रभाव पड़ता था। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर शाफ्ट की खुदाई और उपकरणों के काम को रात में अंजाम दिया जाता था। साथ ही सैटेलाइट के पोखरण पर वापस फोकस करने से पहले ही सभी ऑब्जेक्ट्स और इंस्ट्रूमेंट्स को उनकी मौजूदा स्थिति में प्लेस कर दिया जाता था। अपनी रणनीति को फुल प्रूफ बनाने के लिए सेना ने एक और छलावा रचा था। उन्होंने पोखरण रेंज के पास ही एक क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया था, जिसमें दिन के समय कई सैनिक क्रिकेट खेलते थे। इससे सीआईए को यह लगने लगा कि पोखरण में केवल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है और परीक्षण का काम फिलहाल रुका हुआ है। इसी छलावे के बीच धीरे धीरे परीक्षण परियोजना पर भी काम जारी रहता था। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि परीक्षण स्थल पर कभी भी अधिक वैज्ञानिक एक साथ न हों। इंजीनियरों, सेना और वैज्ञानिकों की टीम में शानदार तालमेल और टीम वर्क था। तभी तो साइट को जल्द से जल्द परीक्षण के लिए तैयार कर लिया गया था। वहीं
एटम बम भी डेटोनेशन के लिए तैयार थे। ऐसे में इन्हें 1 मई 1998 को भारतीय वायुसेना के विमान के माध्यम से पहले जैसलमेर लाया गया। फिर वहां से बमों को 4 ट्रकों के काफिले में लाकर पोखरण तक पहुंचाया गया। इस दौरान बम की सुरक्षा पर अधिक जोर नहीं दिया गया, क्योंकि इससे परीक्षण का पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता। साथ ही ट्रांसफर के वक्त बमों को व्हाइट हाउस नाम भी दिया गया, ताकि पकड़े जाने की संभावना न हो। जब बम साइट पर पहुंच गए तो उन्हें शाफ्ट में प्लेस कर दिया गया। परीक्षण के दिन पोखरण में हवा पश्चिम दिशा की ओर बह रही थी, जिससे पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में रेडिएशन फैलने का डर था। इसलिए वैज्ञानिकों की टीम को इंतजार करना पड़ा। फिर 3:45 पे जब हवा रुक गई तो पोखरण में ऐसा धमाका हुआ कि पूरी धरती हिल गई। इस दिन भारत ने एक नहीं बल्कि 3 परमाणु डिवाइसों को सफलतापूर्वक डेटोनेट कर इतिहास रच दिया। P5 क्लब के अलावा भारत इकलौता देश था जिसने अपनी तकनीक के बलबूते पर परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका को चौंका दिया। 11 मई के बाद भारत ने 13 मई को भी 2 परीक्षण डिवाइसों को डेटोनेट कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना ली थी। भारत की इस बड़ी उपलब्धि को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। देश में जहां परीक्षण के चलते जश्न का माहौल था, वहीं सभी पश्चिमी देशों में मायूसी छाई हुई थी। इस परीक्षण से बौखलाने वाले देशों की सूची में केवल अमेरिका, कनाडा, यूके और फ्रांस ही नहीं थे, बल्कि जापान ने भी भारत को इस परीक्षण के लिए आलोचना की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भारत के परीक्षण को एशिया के लिए खतरा बताने से पीछे नहीं हटे। लेकिन इन सभी बयानों के बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ी सूझबूझ से भारत के इस पक्ष का समर्थन किया। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. इसके बाद अमेरिका ने भारत को CTBT, NPT और NSG के जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन किसी भी योजना को सफल बनाना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं था। वास्तव में CTBT में जल, थल और हवा में परीक्षण पर रोक थी, लेकिन भारत ने जमीन के नीचे इस परीक्षण को अंजाम दिया था। दूसरा मुद्दा NPT का था, जिसे भारत ने कभी साइन ही नहीं किया था। अमेरिका ने भारत पर NSG के तहत परमाणु संसाधनों को दूसरे देशों से सप्लाई करने का आरोप भी लगाया था। लेकिन इस टेस्ट यूज किए गए सारे रिसोर्सेज भारत के ही थे। ऐसे में अमेरिका भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सका। और प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। जय हिंद।